इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कैसे आएगा? एक्स होता है तेरा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम एंड वाई होता है तेरा वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यू sin थीटा इनटू टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। एक्स एंड वाई में रिलेशन कैसे निकालते हैं सर? एक्स एंड वाई में रिलेशन निकालने के लिए टाइम को कुर्बानी देना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम ले सकते हैं एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब टाइम को रख देते हैं एक्स बाई यू कॉस थीटा, यहाँ पर रखो एक्स बाई यू कॉस थीटा, यहाँ पर रखो एक्स बाई यू कॉस थीटा। एक बार क्या ये दोनों चीज समझी हुई है तुम्हारी? जी सरकार। तो टाइम को रखो एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा आ जाएगा एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को याद मत रखना। ये दोनों रिलेशन तुम्हें कंसेप्चुअली पता है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालो एक लाइन में आ जाएगा। और जब ये मुश्किल होता है याद रखना, कंसेप्चुअली समझो कितना आसान है। यहाँ पे अगर एक्स tan थीटा को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा एक्स बाई आर। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये तेरा मार रट्टा है। जहां मार रट्टा लिख दो ना बेटा, रटा हुआ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा दिया, लेकिन याद रखो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इस पर कैसे सवाल पूछते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता देगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लेगा। ले y इज इक्वल टू रूट 3 एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर 5 6 8 10। बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? भाई साहब ये एक्स tan थीटा होता है, एक्स एक्स कटेगा tan थीटा रूट 3 मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। अरे बुझाइल आई दादा, समझ में आइल? तो y is equal to x tan theta 1 minus x by r, y is equal to x tan theta 1 minus x by r, ये एंगल ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में याद रहना चाहिए। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन या एलिवेशन एंगल ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की जो एलिवेशन एंगल होती है, मैक्सिमम हाइट की जो एलिवेशन एंगल होती है क्या होती है? ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया, ये आ गया आपका रेंज बाई 2। तो एलिवेशन एंगल होता है जहां से आप देख रहे हैं वहां से सीधा स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं। तो सर tan अल्फा हो जाएगा h बाई आर बाई 2। हाँ tan अल्फा h डिवाइडेड बाई आर बाई 2 मतलब 2h बाई आर, 2h मैक्स बाई आर, और h बराबर होता है r tan थीटा बाई 4। r tan थीटा बाई 4, r से r कटेगा, tan थीटा बाई 4 से ये 2 काटेगा, tan थीटा बाई 2। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अल्फा जहां पे आपका एलिवेशन एंगल है, अल्फा क्या है? एलिवेशन एंगल। बॉडी को अगर आप 45 डिग्री से बड़े एंगल या 45 डिग्री के बराबर एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो घूमते हुए किसी भी टाइम पे अपने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो जाता है। वो टाइम कौन सा टाइम है? टाइम व्हेन बॉल विल बी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज t इज इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा। t इज इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा। t इज इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 40 डिग्री पे और 50 डिग्री पे रेंज पूछूं तो सर 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, आप पूछ रहे हो 40 डिग्री पे और 50 डिग्री पे, मतलब 45 से 5 आगे 45 से 5 पीछे। सही होगा अगर स्पीड सेम है तो। इस दोनों एंगल को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब 40 डिग्री और 50 डिग्री पर रेंज सेम होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि जीरो से एंगल बढ़ाने पर रेंज बढ़ रहा था 45 पे मैक्सिमम, फिर घट रहा है, तो बढ़ता हुआ गया यूनिफॉर्मली और फिर घट रहा है। तो 40 पे जितना रेंज होगा उससे ज्यादा होगा 45 पे, और घट के 50 पे फिर उतना ही हो जाएगा जितना 40 पे। उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट टू डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा, देन रेंज विल बी सेम इफ अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री या अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 90। तो इससे ये कहां जस्टिफाई हुआ ना? 40 प्लस 50 90 नहीं होता। तो क्या उस केस में इनका रेंज बिल्कुल सेम होगा? यस, रेंज बिल्कुल सेम होगा। क्या रेंज सेम है? रेंज सेम है तो उनकी हाइट भी सेम होगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो बॉल को तुमने प्रोजेक्ट किया, बॉल यहाँ पे आया, अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, और मान लो तुमने किसी बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, बॉल, क्या दोनों ही केस में रेंज सेम है? जी सरकार, लेकिन पहले केस में मैक्सिमम हाइट तो h1 है और बीटा एंगल पे मैक्सिमम हाइट h2 है। हाँ, तो इसको मैंने प्रूव भी किया था कि h1 h2 और r में रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू 4 रूट अंडर h1 इंटू h2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। इस केस में मान लो टाइम फ्लाइट t1 लग रहा है, इस केस में t2 लग रहा है, तो t1 बाई डी टू tan अल्फा के प्रोपोर्शनल होता है। t1 जिसका एंगल ऊपर लेते हैं उसी का, जिसका टाइम ऊपर लेते हैं उसी का एंगल ऊपर आता है। जैसे t1 अल्फा पे है तो t1 बाई t2 होता है tan अल्फा, और हाइट का देखोगे तो h1 बाई h2 tan स्क्वायर अल्फा, h1 बाई h2 tan स्क्वायर अल्फा। प्रूफ देखना है मेन लेक्चर में पूरा है, प्रूफ देखना है मेन लेक्चर में पूरा है। अब मैंने एक बात समझाया था कि मान लो पार्टिकल को थीटा पे फेंका तो क्या थीटा पे चलता रहेगा कि एंगल कम होता जाएगा हॉरिजॉन्टल से? कम होता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चल रहा होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम टी पर कितने एंगल पे चल रहा है कैसे निकालोगे? सर अगर यू पे फेंका तो किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड कुछ होगी v, किसी भी टाइम पे इसकी स्पीड कुछ होगी v। इस v का एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। v का x कंपोनेंट तो ux ही रह जाएगा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट वही u sin थीटा माइनस gt रहेगा। किसी भी t टाइम पे y कंपोनेंट जो होता है वो होता है u sin थीटा माइनस gt, और x कंपोनेंट तो पूरा का पूरा u cos थीटा ही रह जाता है। तो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट vy बटा vx किसी भी t टाइम पे। तो किसी भी t टाइम पे एंगल tan अल्फा होगा vy हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इसमें ये भी चीज देख सकते हैं, तो ये भी देख सकते हैं कि मान लो तुमसे बोला कि u स्पीड और थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, जिस इंस्टेंट पे अल्फा एंगल बन रहा, वहां पे स्पीड बताओ क्या होगा? यहाँ पे हमने स्पीड नहीं पूछा, वहां पे स्पीड बताओ क्या होगा। तो मान लो कि कुछ स्पीड v है, मान लो कुछ स्पीड v है अल्फा एंगल पे, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? तो v cos अल्फा। मान लो किसी इंस्टेंट पे v स्पीड है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? v cos अल्फा, और x कंपोनेंट तो हमेशा u cos थीटा के बराबर होता है। तो v बराबर आ जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा, 1 अपॉन cos अल्फा हो जाएगा sec अल्फा।
u cos थीटा इंटू सेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सर, मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने u स्पीड एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, वो किसी h हाइट को t1 टाइम पे क्रॉस कर रहा, फिर ऊपर गया, फिर किसी t2 टाइम पे उसी हाइट से क्रॉस करके नीचे आया, मतलब दो टाइम पे वो सेम हाइट पे था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा? जो मोशन अंडर ग्रेविटी में चीजें पड़ी थी वो भी तो यहाँ वैलिड होगा। इसी हाइट पर h1 पे क्रॉस किया, फिर इसी हाइट पर h को t2 पे क्रॉस किया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा t1, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा t2, यहां से यहां तक एट t2 टाइम पे है, और यहां से यहां तक उतना ही टाइम लगेगा जितना यहां से यहां तक लगा है। मोशन एकदम सिमेट्रिक है बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी की सारी चीज प्रोजेक्टाइल मोशन के वाई कंपोनेंट पे लगा सकते हैं, एकदम सारी चीज डिट्टो, सब कुछ सेम लगा सकते हो। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2, यस टाइम फ्लाइट होता है 2u by जी। अच्छा, डायरेक्ट तुम यहाँ पे टाइम t1 और t2 दे दे और ये हाइट पूछ दे, तो याद रखना h बराबर होता है हाफ जी t1 इंटू t2, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखना। सर ये इसमें भी लग जाएगा क्या? यस, अगर u वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी टाइम t1 पे इस h हाइट पर है, उसी h हाइट को t2 टाइम पे क्रॉस किया, तो h की वैल्यू क्या होगी? सिंपल हाफ जी t1 इंटू t2। मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा हूँ, वो हाइट जहां पे t1 t2 पे क्रॉस किया है, अगर वो दिया हो, स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2 हो जाता है।